फ्रेंड्स, politiciantoday.com में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अहमद। मेरे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं मुल्क की नामवर शख्सियत, नामवर हस्ती और देश के अजीम कायद जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ मोहम्मद खान मोहताज तारुफ नहीं हैं, वो ख़ुद अपने बारे में अगर आपको बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आरिफ साहब न सिर्फ एक वकील हैं, न सिर्फ एक सियासतदान हैं, बल्कि एक अच्छे उस्ताद, अच्छे लेक्चरर, अच्छे राइटर, बहुत कुछ अपने आप में एक समंदर की हैसियत रखते हैं। आरिफ साहब, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरिफ साहब, 1980 की सियासत और 2017 की सियासत, क्योंकि हम सियासत से अगर शुरू करें तो कितनी तब्दीली आई है तब में और अब में? मुझे लगता है कि ये सवाल ही अपने आप में शायद कोई भी आप दो इंसानों का, दो गुज़रे हुए वक्त का मुकाबला करें तो कुछ मुझे सही नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि ये दुनिया जो है सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। एक ही चीज़ है जिसको सबात है और वो है प्रोसेस ऑफ चेंज। बदलने, जो जितनी देर में आप और मैं बातचीत करेंगे इतनी देर में हमारे सिर्फ दुनिया में तब्दीली नहीं आएगी, हमारे अपने अंदर तब्दीली आ जाएगी। क्या वो तब्दीली मुस्बत आई है या मनफी आई है? सियासत मतलब वक़ार की तरफ गई है या ज़वाल की तरफ? मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुल्क है। इसमें जो आज हम करेंगे उसके नताइज 15-20 साल बाद आएंगे। जो आज से 25 साल पहले हुआ उसके नताइज आज आ रहे हैं। इसलिए कोई चीज़ ना ज़वाल की तरफ जाती है ना वक़ार की तरफ जाती है। अपने दौर की जो माहौल हम बनाते हैं उसकी ज़रूरतों को सियासत पूरा करती है, मौजूदा दौर की। और जो उसमें जिन्हें कुदरत बसीरत से नवाजती है वो सिर्फ आज का ख्याल नहीं करते हैं, वो ये देखते हैं कि आज जो मैं काम करूँगा उसके असरात आने वाले दिनों में क्या होंगे, आने वाले कल में क्या होंगे। आप अगर देखा जाए, आपके बचपन की शुरुआत की जाए तो स्कूलिंग आपने जामिया से की, उसके बाद आप शिया कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलग अलग जगहों पे आपने पढ़ाई की। नहीं, जामिया के बाद अलीगढ़ में चूंकि मैं प्रेसिडेंट हो गया फर्स्ट ईयर में, और अलीगढ़ की रिवायत है कि आप प्रेसिडेंट होने के बाद रहते नहीं हैं अलीगढ़ में। लॉ मुझे करना था तो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ किया। सियासत में आप फिर कैसे आए? मैं अलीगढ़ में, मेरी कहीं ना कहीं सियासत में दिलचस्पी होगी कि मैं अलीगढ़ में पहला अंडर ग्रेजुएट सेक्रेटरी हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की तारीख़ में मैं पहला बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ जिसने गोल्ड मेडल जीता डिबेट और एसे राइटिंग कंपटीशन में। और थर्ड ईयर में मैं सेक्रेटरी, मतलब पहला अंडर ग्रेजुएट सेक्रेटरी हूँ। और अगले साल में प्रेसिडेंट हुआ जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, जबकि मैं जानता था कि अलीगढ़ की रिवायत यह है कि आपको यूनिवर्सिटी रिवायत है, अगर नहीं छोड़ना चाहता तो मैं नहीं छोड़ता, लेकिन मैंने उस रिवायत का एहतराम किया कि अब मैं प्रेसिडेंट रह लिया तो ये तो मैं जिस दिन इलेक्शन लड़ रहा था उस दिन जानता था। लेकिन आरिफ साहब, ये बताइए कि 1977 में आप विधानसभा पहुंच गए, उसके बाद आप फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस आपने ज्वाइन की, 80 में आप लोकसभा आ गए, और आपने हर बार लोकसभा के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों चुनी और आप जीत कर आए? कितना ये भी गलत है, क्योंकि मैं कानपुर से पहला इलेक्शन जीता हूँ और बाद के इलेक्शन बहराइच से जीता हूँ। आपने क्यों कानपुर छोड़ा बहराइच? मैंने बहराइच, ना कानपुर मैंने पसंद किया था अपने लिए, ना मैंने बहराइच पसंद किया। कानपुर में इंदिरा जी ने मुझसे, मतलब मैं तो शहर से लड़ना ही नहीं चाहता था, उन्होंने कहा कि सब लोग ये कहते हैं कि आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, उसका असर पड़ेगा। और कानपुर तो 1952 के बाद कांग्रेस ने पहली दफ़ा मैं ही जीता हूँ 1952। वही मेरे कहने का मतलब। और कानपुर में ये और समझ लीजिए कि कानपुर में मुस्लिम वोट जिस वक्त मैं लड़ा हूँ तो 12% से भी कम था। आपकी शख्सियत में क्या ऐसी लचक या लचर रही कि जो आप जो है कानपुर से लड़े आप जीत गए, बहराइच से लड़े फिर भी आप जीत गए? अब फिर बहराइच भी मैंने नहीं मांगी। और आपने विधानसभा भी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी अपना? नहीं, मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ, वो सियाना, वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। तो बहराइच भी, चूँकि मैंने पहले ही इलेक्शन में 80 में कह दिया था कि मैं शहर से नहीं रहना चाहता, मैं शहर में रहा हूँ हमेशा, लेकिन मुझे
पॉलिटिकली शहर से थोड़ा मुझे देहात की कॉन्स्टिट्यूंसी पसंद है। तो मुझसे नेचुरलिटी में आप ज़्यादा यकीन रखते हैं। अब जो भी आप कहिए, तो मुझे 80 में ही कह दिया गया था कि ये इलेक्शन कानपुर से लड़ लो हम, और ख़ुद इंदिरा जी ने कहा था कि ये हम 52 के बाद नहीं जीते, अगला इलेक्शन जहाँ से कहोगे वहाँ से लड़ ले। तो मैं तो चाहता था मुजफ्फरनगर लड़ना 84 में, लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए कि जिसमें फिर मैंने मना कर दिया। मेरा नाम अनाउंस हो गया था मुजफ्फरनगर से, 8 नाम अनाउंस हुए थे, चूँकि मेरा ताल्लुक तो वेस्टर्न यूपी से था। बिल्कुल। तो मुझे, और बिल्कुल उसके फिर कई दिन के बाद मुझे कहा गया कि भाई आप बहराइच लड़िए। मैं तो बहराइच जानता ही नहीं था उस वक्त। एक बार कैसे इस चैलेंज को कबूल किया और चले गए लड़ने? नहीं, मैं तो बहुत दफ़ा कहता था, मैं क्या, जब लोग ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात करते हैं, अक़लियत और अक्सरियत, तो मैं कहता था, मैंने बीजेपी के लीडरों से कहा, मैं क्या 50 कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं आपसे कहता हूँ मैं 50 कॉन्स्टिट्यूंसी आपको यूपी में देता हूँ, आप जिस एक से कहो मैं लड़ लूँगा। अब मैं क्या, इसकी बुनियादी वजह क्या है? मैं तो एतमाद, मुझे एतमाद इसलिए है कि मैं अपने आप को इस तरह कहूँगा कि मैं हिंदुस्तानी एहसास का मुस्लिम हूँ, हिंदुस्तानी भारतीय चेतना का मुस्लिम हूँ। मुझे अपनी आइडेंटिटी, कुरान जो मुझसे कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द औरत से बनाया है और तुम्हें ख़ानदानों में और कबीलों में और मुल्कों में बनाया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तो मेरी पहचान क्या है कुरान के मुताबिक? हिंदुस्तानी है। मेरी पहचान है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरी पहचान। और चूंकि मुझे अंदर से है ये कि मेरी पहचान हिंदुस्तानी है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती कहीं भी मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत गया जहाँ पर। बात बताइए, आपकी ज़िंदगी में उस वक्त एक अजीम इनकलाब आ गया जब आप 86 में शाहबानों का मामला आया पार्लियामेंट में। उस वक्त आपने सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट किया, जबकि पूरा देश और पूरी मुस्लिम आबादी उस वक्त अपोज कर रही थी। अगर पूरा देश अपोज कर रहा होता, चलिए मैं अपनी बात को सुधारते हुए कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान, उसको मेजॉरिटी जो मुस्लिम लीडरशिप थी उसको अपोज कर रही थी। पता नहीं, 89 में मैं बहराइच से लड़ा और बहराइच में तो मुसलमान 30% है, और जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने सपोर्ट किया मेरे खिलाफ, उनकी ज़मानत ज़ब्त हुई। ये मफरूज़ात हैं आपके, ये मफरूज़ात हैं। चूँकि मैं कहता हूँ आप तो 86 से छोड़ दीजिए, आज की तारीख में चलिए आप मेरे साथ, दिल्ली के गांव में चलते हैं। अगर 1000 लोगों में एक आदमी बता दे कि पर्सनल लॉ बोर्ड का चेयरमैन कौन है, तो आप जो कहेंगे वो शर्त मान जाऊंगा, हार जाऊंगा। ये तो इनकी कोई ताकत नहीं है, इनकी ताकत यह है कि जहालत बढ़ाने के लिए कहेंगे कि इस्लाम खतरे में है। 3 तलाक से इस्लाम खतरे में है या 3 तलाक को ख़त्म करने से इस्लाम खतरे में? जी बिल्कुल। तो इनकी बात में मान लूं कि 3 तलाक, मैं शाहबानों पे क्या बोला था, मैंने यही कहा था कि भाई जब आप आरिफ साहब जिस चीज को आपने सपोर्ट किया था उस वक्त, आज पूरा मुसलमान कह रहा है आरिफ साहब सही थे और हम गलत थे। आफ्टर 25 ईयर दे करेक्टेड हिमसेल्फ, हाउ इज इट पॉसिबल? भाई 1937 से लेके 47 तक अगर मैं रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के अल्फाज इस्तेमाल करूं तो उर्दू ज़ुबान की कोई गंदी से गंदी और भद्दी से भद्दी गाली नहीं थी जो मौलाना आज़ाद को नहीं दी गई। अलीगढ़ के स्टेशन पे तो मौलाना आज़ाद की दाढ़ी में फुजला भरा गया, और 47 आने के बाद वही मौलाना आज़ाद जो गाली देते थे उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत बन गए। और वो मुल्क जो मौलाना, अगर मैं पूरा कह दूं इसको, जो मुल्क मौलाना आज़ाद की राय मशवरे, उनके की दर्दमंदाना अपीलों को दरकिनार करके बना, आज की तारीख़ में आपको शायद पता हो, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला कोई ऑथर है तो मौलाना आज़ाद।
बिल्कुल, पाकिस्तानी चैनल्स पे डिबेट भी करते हैं कि पाकिस्तान मैंने ही जो मौलाना आज़ाद का इंटरव्यू किया, मैंने मौलाना आज़ाद का जो इंटरव्यू अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, शोरिश कश्मीरी वाला, जो मेरी किताब में भी है और उससे पहले वो जर्नल में भी छपा और भी कई लोगों ने छापा, मैगजीन में भी छपा, जनरल नहीं, चटान में तो शोरिश कश्मीरी साहब की थी चटान, तो मेरा जो था वो एक जर्नल में छपा और एमजे अकबर साहब की मैगजीन जो थी उसमें छपा। लेकिन नेट पे उस पर बड़ी बहस हुई। उस पर मुझे लोगों ने बताया और मैंने खुद भी देखा यूट्यूब पर, पाकिस्तान के हर चैनल पर प्रोग्राम हुआ। चूँकि मौलाना आज़ाद ने 1946 में जब पाकिस्तान अभी 1 साल बाकी था पाकिस्तान बनने में, जितनी उन्होंने पेशिन गोइयाँ की कि इस तकसीम के असरात ये होंगे, पाकिस्तान के बारे में तो एक एक सच हो गई विदिन 25 साल के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर थोड़ी देर लगी। जैसे मुझसे लोग कहते हिंदू राष्ट्र, मैं कहा भाई आप चूंकि ये हिंदू राष्ट्र है क्या? मैं कह तो रहा हूँ, सुनिए, हिंदू राष्ट्र, मैं कहता हूँ भाई चूंकि आप तारीख नहीं पढ़ते तो इसलिए आपको परेशानी होती है। मैं तो मौलाना आज़ाद को बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। मौलाना आज़ाद ने 1946 में कहा, 1946 में, उस इंटरव्यू को पढ़िए, उन्होंने कहा कि अगर मुल्क तकसीम होगा तो आज तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन तकसीम के बाद का जो हिंदुस्तान होगा उसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी। अक़लियतें अपनी तमाम ताकत के बावजूद कमज़ोर। मौलाना ने पटना में कहा, अक़लियत क्या ताकत पैदा होती है अखलाकी क़ुव्वत से, नंबरों से नहीं होती है। मैं मुल्क को बांटूंगा भी और ताकत भी होगी मेरे पास। 1 साल, वो जो आज बड़े भारी चढ़ के बोलते हैं, हैदराबाद को आज़ाद होने में 47 में नहीं 48 में हुआ है, और वो भी खून बहने के बाद। कौन जिम्मेदार था उसके लिए? यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और कोई जिम्मेदार था क्या? ये इतना खून बहवाने के बाद, इतनी नाकबत अंदेशी के बाद कहते हैं वो लीडर है। तो क्या आपको लगता है कि जो इकबाल ने कहा था कि क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है? आपने तो शेर पढ़ा है, और मैं अल्लामा के अशार का बहुत बड़ा मद्दाह नहीं हूँ। मैं अल्लामा की जो नस्र है, जो बहुत कम है, सिर्फ 6 खुतबे, जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, इस्लामी फ़िक्र की तश्कील नौ के नाम से जाने जाते, उसमें क्या खूबसूरत, जो यही जो शेर है, इसमें तो 2 लाइनें, वो तो एक ही जुमला है। जब कोई लोग अपने गौर व फिक्र की आज़ादी पर पाबंदी लगा लेते हैं तो उनको ज़िल्लत के गहरे गड्ढे में गिरने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो क्या आज जो 3 तलाक का इशू आया है और 20-25 साल बाद आपने भी ब्लैक कोट अपने ऊपर ओढ़ लिया है, उस वक्त जो आपने कहा था, तो पर्सनल बोर्ड के लोगों से गलती कहाँ हुई? उस तो गलती के जिम्मेदार कौन थे? अली मियाँ की आप बायोग्राफी पढ़िए, कहते हैं कि वो 3 पेज का कानून, 3 सफ़े का कानून था। कहते हैं 3 घंटे वज़ीर आज़म ने हमारे साथ डिस्कस किया, और हर चीज़ पर जब हमने हाँ कर दी तब उन्होंने लॉ मिनिस्टर को वो उसके मुताबिक लिखवाते थे। पास हो गया एक्ट आपका। जैसे ही राजीव जी ने ऐलान किया, बिल तो बात को आया, मुखालफत इतनी हुई कि अयोध्या की ज़रूरत पड़ गई ताला खुलवाने की, ताकि उस इशू को बराबर किया जा सके। इनको ये नज़र नहीं आता था कि इसके नतीजे में जो मुल्क में माहौल इन्होंने बनाया, जो तकरीरें की हैं उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने, तशद्दुद आमेज़ तकरीरें, पार्लियामेंट के बाहर इन्होंने कहा कि उन मेंबरान पार्लियामेंट के जो हमसे इत्तफाक नहीं, जो हमारी मुखालफत कर रहे हैं, इनकी टांगें तोड़ दो। हाउस के अंदर इनके सपोर्टर्स ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को तेली तंबोली कहा। इस जुबान को ये मुल्क बर्दाश्त करेगा? सवाल ही नहीं पैदा। 1947 मुल्क के पार्टीशन ने उतनी नफरत और तनाव नहीं पैदा किया जितना शाहबानो और अयोध्या ने मिलकर पैदा किया। और उसके नताइज आप, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपने उसी से शुरुआत की थी, वो आप देख रहे हैं। ये कौन सी लीडरशिप है जिसको ये बसीरत ना हो कि हम ये जुबान बोलेंगे तो इसके असरात क्या होंगे? अमल का रद्द अमल तो होता है। और खुद लिख रहे हैं, क्या स्टैंड क्या था?
मुस्लिम शौहर की जिम्मेदारी इद्दत तक महदूद है। विदिन और फॉर में और कानून क्या बना? जो 247 रुपए की इन्होंने मुखालफत करी और लास्ट केस जो पहले केस में 80,000 दिलवाए लखनऊ हाई कोर्ट ने, और अब 2016 में जो एक केस डिसाइड हुआ है सुप्रीम कोर्ट में 10,36,000 रुपए दिलवाए। ये तो तुमने हाथ से, आलिमिया ने खुद कहा कानपुर में, कहा कि ये तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये तारीखी बल्कि तारीख साफ तहरीक, और इसको कंपेयर किया उन्होंने खिलाफत तहरीक के साथ। तो सही उन्होंने कंपेयर किया। खिलाफत तहरीक का भी यही हशर हुआ था, नाकाम हो गई, खत्म हो गई, यही हशर हुआ था, और बहुत सही उन्होंने कंपेयर किया उसको और कहा ये कोह कंदन काह बरावर्दन साबित हुई। और अभी अगर आपको याद हो 7 महीने पहले 8 महीने पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्समैन कासिम रसूल ने राष्ट्रीय सहारा में आर्टिकल लिखा जिसमें कहा कि ये जो एक्ट पास कराया गया 1986 में, इसने तो सूरत हाल को और भी ख़राब कर दिया और हमसे चूक हो गई। आपसे चूक नहीं हुई, आपके अंदर सलाहियत ही नहीं थी, आप उस कानून को समझ ही नहीं सकते थे। चूक नहीं हुई है, आपको शौक है मिनिस्टरों के साथ फोटो खिंचवाने का, आपको शौक है प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसको फिर अपनी किताबों में बड़े शान से बयान करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे यहाँ बिठाया, उन्होंने मुझसे बात की वगैरह वगैरह। आप देखते नहीं इनको, ये लोग किस तरह जाते हैं। जो चलन आया है ये आज नहीं आया चलन, बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं, आज एक और बदतरीन चलन मैं कह सकता हूँ उसको, कि जब भी कुछ होता है आखिर में उसको एक प्रेस्टी जारी करके कंडेम कर दिया जाता है और समझा जाता है कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली। भाई तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो ये पॉलिटिक्स करता नहीं, मैं तो कभी भी नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा, आज से नहीं कह रहा, 80 से कह रहा हूँ। 80 में मुरादाबाद के बाद मौलाना असद मदनी साहब के घर पे शहाबुद्दीन साहब ने मुस्लिम एमपीज़ की मीटिंग बुलाई, 3 मीटिंगें हुई। शहाबुद्दीन साहब वहीं से उभर के आए, मैं नहीं गया। और जब दूसरा ख़त आया तो मैंने उन्हें ख़त लिखा कि अगर कुछ मुस्लिम मसाइल ऐसे हैं जिस पे सारे मुस्लिम एमपीज़ को साथ बैठना चाहिए, तो फिर कुछ हिंदू मसाइल भी ऐसे होंगे जिस पे सारे हिंदू एमपीज़ को साथ बैठना चाहिए। अरे जो मसाइल हैं हमारे सबके मसाइल हैं, मानिए मैं कहता हूँ सबके मसाइल हैं वो। मानिए फ़िरक़े वाराना फ़सादात हैं, ये कैसे माना जाएगा कि वो सिर्फ मेरा मसला है और वो मेरा जो साथी है हिंदू एमपी उसका मसला नहीं है। एक चीज़ और आपके ताल्लुक से कुछ दिन पहले मीडिया में आई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी आपको वजीर बनाना चाहते थे, उन्होंने किसी मैसेंजर को आपके पास भेजा था। जब मोदी जी ने सेकंड एक्सपेंशन किया तो बीजेपी पार्टी की तरफ से मुझे ख़त लिख के भेजा गया कि हम आपका नाम रिकमेंड करना चाहते हैं। मैंने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया, आपको फ़ोन भी किया था शायद, मैंने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने ये समझा कि शायद मैंने इसका बुरा माना है जो उन्होंने कुछ लिखा। मैं कहा नहीं भाई, बिल्कुल बुरा नहीं माना, मैं आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है और मैं अब रूटीन काम नहीं करना चाहता। अटल जी के मामले में तो दूसरा मामला था कि मैं दूसरी पार्टी से जीत के आया था और वो मुझे कह रहे थे कि तुम मेरे मिनिस्टर बनो, तो वो तो अलग मामला था। इस वक्त तो मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, और आपने बीजेपी को भी छोड़ दिया। मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूँ। उसके बावजूद उन्होंने सेकंड एक्सपेंशन में, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लिखा खत मुझे, ऑफिशियल पार्टी की तरफ से मुझे खत आया। अच्छा, एक चीज़ और आपके बारे में कही जाती है आरिफ साहब कि आप आरएसएस के लोगों से उन्हीं के बारे में बोल के उन्हीं से ताली बजवा लेते हैं। अब ये मैं कई दफ़ा मेरे दिल में ये आया जब मैं उनके यहाँ बोल के आया कि शायद अब ये मुझे नहीं बुलाएंगे। जी सच कह रहा हूँ आपसे, कई दफ़ा दिल में आया कि मैंने शायद सख्त बातें कह दी हैं, शायद अब नहीं बुलाएंगे। लेकिन साहब मैं उनकी सिर्फ इसी वजह से इतनी तारीफ़ करता हूँ कि हम चाहे जो कहते हैं उनके बारे में, आप मेरे बात पर मत जाइए। मेरे साथ मैं ऐसे लोगों को भी जो मीडिया में काम करते हैं अपने साथ ले गया ऐसी मीटिंगों में जहाँ उन्होंने मुझे बुलाया बोलने की, और वो ताज्जुब करते कहते आप ये सब बोल देते हैं, और उसके बाद भी आपको और उसके बाद भी बुलाते हैं। तो मुझे ये इतनी उनके लिए, बल्कि आप इसे भूल जाइए, वीपी सिंह जी की सरकार जिस दिन गिरी जी, किसी को हाउस में बोलने नहीं दिया जा रहा था। वीपी सिंह जी की तरफ से कोई बोलता था तो सामने वाले शोर मचाते थे, सामने वाले बोलता था कोई तो इधर वाले शोर करते थे। मेरी स्पीच जब मुझे कहा गया बोलने के लिए और मैं खड़ा हुआ तो मेरी स्पीच में भी वही शोर शुरू हुआ। राजमाता सिंधिया ने पहले तो खुद मना किया, उसके बाद उठ के अडवाणी जी के पास गई और कहा सुनो तो वो बोल क्या रहा है। और मेरी शायद अकेली स्पीच थी और उस स्पीच को
हिंदुस्तान टाइम्स ने और बीबीसी ने कहा था कि वो उस पार्लियामेंट की, मुझे अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर तारीफ के लिए नहीं, होता तो तारीफ के लिए हरगिज नहीं कह रहा हूँ, ऊपर वाले की मेहरबानी है। और राजमाता ने इतने जोर से, और आडवाणी जी ने सबको डांटा, और उसका, और मैं इस हद तक मैंने कहा, मैंने क्या कि मैं दशरथ नंदन राम को मानूं, कि कबीर के राम को मानूं, कि इसके, या आप जो बता रहे हैं उस राम को मानूं। मतलब मैंने उस सख्त, बल्कि मदन लाल खुराना से सवाल किया अखबार वालों ने, कहा कि भाई आरिफ साहब को तो आप लोगों ने सुना, तो आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा कि इन्होंने मानी थी आरिफ साहब की बात। यही जुमला था मदन लाल खुराना का, वो जब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे, यही जुमला था उनका कि इन लोगों ने मानी थी उनकी बात। आरिफ साहब बहुत अच्छा बोलते हैं और हम उनको इज्जत करते हैं, लेकिन ना इन्होंने मानी ना हम मान रहे। आपने गुजरात राइट के बाद एक लेटर लिखा था, वी और दे। नहीं, मैंने लिखा था, लेटर लिखा था, मैंने कहा था कि दे तो कोई है ही नहीं। मैंने ये नहीं कहा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, हमारी जो हिंदुस्तानी तहजीब है, क्या जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, तो ऊपर ही लिखा हुआ है सेंट्रल हॉल पे, अयम निज परो वेती गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंब। ये हमारी तहजीब, पूरी दुनिया हमारे लिए, तो हमारे यहाँ तो कहा गया, हिंदुस्तानी तहजीब में तो कहा गया अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो मैं, बल्कि इसको खूबसूरत जो बहुत किसी ने कहा है तरीके से, वो ये कि भाई तुम दूसरे का सामने हाथ जोड़ कर उसके सामने झुकते क्यों? उसने कहा मैं इस आदमी के सामने नहीं झुकता, मैं इसके अंदर जिस परम ब्रह्म का निवास है, जिसका निवास मेरे अंदर भी है, मैं उसको पहचानता हूँ और उसके एहतराम में झुकता हूँ। तो इस मुल्क में तो असल में हमारी प्रॉब्लम ये है, मौला अली ने कहा है कि इंसान जिस चीज़ को जानता नहीं है उसका दुश्मन हो जाता है। बिल्कुल, ये मैं मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस मुल्क में जनरल है, ये सबके ऊपर लागू होता है, बड़ी तादाद के ऊपर। ना हम उस परंपरा को जानते हैं जिसमें हम पैदा हुए हैं, ना हम उस परंपरा को जानते हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं, जो हमारे अपने मुल्क की परंपरा है। तो हम एक दूसरे को शक और शुबे की निगाह से देखते हैं, और जब आप शक और शुबे में होते हैं तो वो उसके नतीजे में आपके दिल में खौफ होता है। आरिफ साहब, तकरीबन 30 साल बाद, 25 साल बाद एक बार फिर मुल्क के सामने 3 तलाक का मसला है, और आपने भी कोर्ट पहन ली है। इस कोर्ट पहनने के बाद क्या माना जाए, अब फैसला क्या होने वाला है सुप्रीम कोर्ट का? साहब, मुझे ये लग रहा है कि इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सन 86 में वो लोग जो मेरी हिमायत में थे, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मेरी हिमायत में ख़त लिखे थे, और वो बड़े सीनियर लोग थे। बदरुद्दीन फैज़ हसन बदरुद्दीन तैयब जी पहला नाम था उस लिस्ट में। 237 लोग थे, जिसमें IAS ऑफिसर्स भी थे, जिसमें IFS भी थे, जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उनमें से भी ज़्यादातर घर आते थे तो मुझसे कहते थे कि भाई किलर जी से मत लड़ो। डरते थे लोग इन लोगों से, ताकि किसी भी तरह से बात बन जाए। क्योंकि कुरान फैमिली को, ख़ानदान को टूटने से बचाना चाहता है। वो हिकमत की किताब है। उस हिकमत की किताब को ये पता है कि ख़ानदान टूटने के नताइज पूरे समाज पे और उन बच्चों के मुस्तकबिल पर क्या पड़ते हैं जो उसका शिकार होते हैं। और ये जो हैं पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, ये तलाक को आसान बनाना चाहते हैं। तो साथियों, ये थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, जिन्होंने हर मसले पर दिल खोल करके बेबाक तरीके से अपनी बात रखी, और बहुत सारे उलझे हुए मसाइल से, बल्कि कहें तो इन्होंने पर्दा भी उठाया और उसको वाज़ेह करने की कोशिश की। हम दुआ करते हैं कि आरिफ साहब अपनी ज़िंदगी के मनाजिल यूं ही तय करते रहें, और खुशो खुर्रम के साथ वो अपनी ज़िंदगी के हर मंजिल को तय करें। यहाँ ये बताना भी मुनासिब समझते हैं कि 2010 में आरिफ मोहम्मद खान साहब की एक किताब आई थी, कुरान एंड इट्स कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, जो बहुत ही मकबूल किताब हुई थी और उस वक्त की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में शुमार हुई थी। आरिफ मोहम्मद खान के अल्फाज में हम यूं ही अपने मुल्क के लिए दुआ करना चाहते हैं कि फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले हैं। दोस्तों आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देखते रहिए politiciantoday.com। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ एक नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।